स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे पास कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पहली बात तो कहां लगता है? अभी तक हमने इससे पहले की जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर की, उसमें इतनी बात हमें समझ में आई है कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है। यदि आवेशों के परिमाण आवेश समान है, यानी कि पहला भी धन आवेश है दूसरा भी धन आवेश है, तो उनके बीच में हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि पहला आवेश धन आवेश है दूसरा आवेश ऋण आवेश है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। हमने बताया था कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अब वो समान आवेश, चाहे दोनों आवेश धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो, दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेश मतलब विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। इतनी बात पीछे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दी। अब समस्या ये आई कि हम जानते हैं साइंस में बिना आंकड़ों के, बिना परफेक्ट, हम कह सकते हैं कि किसी सटीक फार्मूले के हम किसी सिद्धांत को अप्लाई नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आती है कि आवेशों के बीच में बल लगता है, लेकिन कितना बल लगेगा इस बारे में बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिक, हम कह सकते हैं, खोज करते रहे, और अंततः जिनको सफलता मिली थी वह थे हमारे कूलाम। और कूलाम ने आवेशों के बीच में लगने वाले बल के संदर्भ में एक नियम प्रस्तुत किया था, और उसी नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को, और फिर इसे क्या करेंगे, डिटेल में आगे सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब होता है आवेश की कितनी मात्रा है, केवल हम क्वांटिटी लें उसकी। उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखें परिभाषा हमने क्या लिखी है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आप जानते हो यदि दो आवेशों में से दोनों आवेश समान होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत आवेश हो तो आकर्षण बल लगेगा। इसलिए इसमें दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोई एक बल लगेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा ये इस तरीके से बना लिया, एक आवेश हमने यहां पर बना लिया, ये पहला आवेश है, और यह हमने ले लिया ये दूसरा आवेश है। इस आवेश को नाम दे दिया हमने ये Q1 आवेश है, और इस आवेश को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं Q2 आवेश। इतनी बात समझ में आती है? तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो इनके बीच में लगने वाले बल को मैं किससे निरूपित कर रहा हूं? मान लेते हैं F से निरूपित कर रहा हूं। यह बल आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। तो इतनी बात हमने यहां पर इसको समझ ली। अब आगे कहता है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहले आवेश का परिमाण कितना है Q1, और दूसरे आवेश का परिमाण कितना है Q2, तो इनका गुणनफल क्या हो गया? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो इनका गुणनफल क्या हो गया? Q1 मल्टीप्लाई Q2। थोड़ा अच्छे से लिख लें इसको,
अनुक्रमानुपाती होगा Q1 मल्टीप्लाई Q2। तो परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के। अब मैंने माना कि Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है, यह वाली जो हमने दूरी ले ली, इस दूरी को मैंने किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, मान लेते हैं R से। तो लिखते हैं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हम लिखें F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन दूरी के वर्ग के, यानी कि R स्क्वायर के। अब यदि इन दोनों को हम एक साथ मिला दें, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के दो भाग थे, पहला भाग ये वाला था, दूसरा भाग ये वाला था, इन दोनों को मिलाएं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के, ऐसा लिखा जा सकता है। और अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, केवल यहीं पर नहीं हर जगह लगाते हैं। तो लिखते हैं F बराबर स्मॉल के लेंगे कांस्टेंट स्मॉल के, और यहां आ जाएगा Q1 Q2 बटे क्या आ गया R स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, कूलाम के नियम का फार्मूला है। के F इजिकल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही हमारे कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों फार्मूला है। यहां लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं जहां के जो स्मॉल के है, स्मॉल के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसका मान यानी कि किसका मान, के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम, आवेशों के बीच के माध्यम तथा, तो पहले किस बात पर डिपेंड करेगा के का मान, ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच में जो रिक्त जगह है उसमें क्या है, उसमें वायु है, वह निर्वात है, उसमें कोई गैस भरी है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसमें जल भरा हुआ है, तो पहले तो उस बात पर निर्भर करेगा के का मान। सेकंड, दूसरा किस बात पर निर्भर करेगा, ये जो हमारे मात्रक हैं Q1 Q2 R, इन सब मात्रकों पर, Q1 Q2 तथा R के मात्रकों पर निर्भर करता है। यहीं पे लिख लेते हैं, निर्भर करता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि के किन किन बातों पर निर्भर करता है। के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका मान इन दो बातों पर निर्भर करेगा। अब थोड़ा सा और आगे समझे, यदि मुझे यहां से के का मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि के का मात्रक आपको निकालना है तो आप जानते हैं इस वाले फार्मूले को मैं लिख सकता हूं, के इजिकल टू, के का मान निकालना, यह आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, आर उधर चले जाएगा, आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। तो के का मात्रक क्या होगा, के का जो मात्रक होगा वह बराबर होगा, एफ का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, आर क्या है, दूरी यानी कि मीटर का स्क्वायर, बटे Q1 Q2 क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमें पता चल गई कि के का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। यह भी काफी आसान चीज है। अब इसी में यदि हम थोड़ा सा और समझें, देखिए कल मैंने आपको कूलाम की परिभाषा बताई थी, और कूलाम की परिभाषा के लिए हमने इस्तेमाल किया था क्लास 11th में जो एम्पियर की परिभाषा होती है उसको। यहां पर हम कूलाम की परिभाषा इस वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो इससे यदि कूलाम की परिभाषा निकालें तो कैसे निकलेगी, देखिए, ये यदि मैं कहूं कि Q1 और Q2 का मान, Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम हो जाए। यहां एक चीज और है, ये जो K की जो वैल्यू निकल के आती है, K का ये तो क्या है मात्रक, और K का जो मान निकल के आता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और मात्रक मैं निकाल चुका हूं K का, जो कि होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
आंकिक मान है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक निकाल दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। अब हम यहां पर हमने कहा कि यहां से हम कूलाम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कूलाम की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? हम कहते हैं कि यदि इस वाले फार्मूले में यदि Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाए 1 कूलाम के, Q1 Q2 का मान 1 कूलाम हो जाए, बीच की दूरी R को हम ले लें 1 मीटर, तब A मान यदि यहां पर रखे जाएं तो देखेंगे F का मान K के बराबर होगा। तो लिखते हैं तब F बराबर किसके हो जाएगा? K के। और आप जानते हैं K का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम कूलाम की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? हम कहें यदि 1 कूलाम आवेश को, आवेश का मान कितना रखा है? 1 कूलाम, और दूसरे आवेश का मान भी कितना है? इसका भी 1 कूलाम है, इसका भी 1 कूलाम है। तो कूलाम की परिभाषा क्या? हमने कहा यदि 1 कूलाम आवेश को अपने समान मात्रा के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखें, तो दूरी कितनी ली? 1 मीटर। तब यदि दोनों के बीच लगने वाले बल का मान कितना हो? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर हो, तो हम कहेंगे आवेश का जो मान होगा वह क्या होगा? 1 कूलाम होगा। डेफिनेशन को थोड़ा और तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अभी हमने 1 कूलाम स्टार्टिंग में ले लिया था, दोबारा से लेते हैं। हम कहेंगे कि यदि किसी आवेश को अपने समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखी जाए, ये 1 मीटर की दूरी पर रखें, और यदि लगने वाले बल का मान F का मान किसके बराबर है? K के बराबर है, यानी कि F का मान किसके बराबर है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यदि लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर हो, सॉरी थोड़ा सा मात्रकों में हमने गड़बड़ कर दी। F का मान आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, ऐसा आएगा क्योंकि F निकाला। तो लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तब जो आवेश का मान होगा 1 कूलाम होगा। डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके सामने, आपके नोट्स अच्छे से तैयार होंगे। हम कहें यदि समान परिमाण वाले दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो आवेश या आवेशों के मान 1 कूलाम होंगे, 1 कूलाम होंगे। तो मुझे लगता है अब परिभाषा से आपको अच्छे से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि इसमें कहीं पर कोई आपके डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अभी हमने फॉर्मूला निकाला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमने निकाला। और साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि जो K की वैल्यू होती है, इस K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, और मात्रक निकाल के दिखाया था जो कि था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यह था। अब इस K को भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सामान्यतः जो K होता है इसकी वैल्यू लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पर लिख लेते हैं नॉट या एप्सिलॉन 0। अब ये क्या चीज है? देखिए K हमने एक कांस्टेंट माना था, उस कांस्टेंट को यदि हम थोड़ा सा और हम कहीं विस्तार से जाने तो उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहां पर एक नया संकेतांक आ गया है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है कि जिन दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की हम चर्चा कर रहे हैं, यह
उनके बीच जो माध्यम है उस माध्यम के परावैद्युतांक को या उस माध्यम की वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। तो मैंने कहा मैंने ये दो आवेश लिए थे, पहला आवेश ये वाला था Q1, दूसरा आवेश ये वाला था Q2। इनके बीच की दूरी कितनी थी? हमने कहा यह दूरी थी हमारी R। अब इनके बीच में माध्यम क्या है? वायु है, निर्वात है, कोई गैस है, कोई द्रव है, कोई ठोस है, क्या है? तो उस वही माध्यम क्या करता है? इस लगने वाले बल को हम कह सकते हैं परिवर्तित करता है, बदलता है। इसलिए यहां पर इस माध्यम के गुण को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर कांस्टेंट आ जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या कहा कि जहां एप्सिलॉन नॉट यह है निर्वात की विद्युतशीलता कि बीच में यदि निर्वात रखें तो एक आवेश दूसरे आवेश को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, कितना प्रभावित करेगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। अब आपके बाद दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर अभी आप कह रहे थे कि इसके बीच में निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, लेकिन आपने एप्सिलॉन नॉट सीधे लिख दिया निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये ऐसा क्यों? इसी बात को हम आगे समझेंगे, लेकिन यदि इस k की वैल्यू को यहां पर रखा जाए तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने रख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ गया Q1 Q2 बटे साथ में क्या आ गया R स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास यह आ गया। अब यदि कहें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी तो इसको भी हम बता दें। एप्सिलॉन नॉट जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 के बराबर होता है। अब साथ में आ गई बात मात्रक की। तो मात्रक कैसे निकालें? बहुत आसान है। इस वाले एप्सिलॉन को इधर की ओर ले गया मैं, यदि इस एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लाऊं और F को नीचे ले जाऊं तो जो भी हमारे पास आएगा उससे हम मात्रक निकाल सकते हैं। आपके हम कह सकते हैं थोड़ा सा आपको इजी लगे तो इस फार्मूले को मैं यदि चेंज करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, 1/4 पाई बच गया, साथ में क्या था Q1 Q2, नीचे आ जाएगा F गुणा R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यदि मान निकालना है तो वो किसके बराबर है? इसके बराबर। लेकिन इसका यूज केवल एक चीज के लिए है कि आप एप्सिलॉन जीरो या आप कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात कर सके। अब मात्रक निकालना आसान है। 1/4 पाई तो मात्रकहीन राशि है। Q1 Q2 क्या है? आवेश। Q1 भी आवेश है, Q2 भी आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर। मात्रक क्या आ गया? कूलाम स्क्वायर। और नीचे क्या है? F। F यानी कि इसका मात्रक बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और R क्या है? दूरी, और R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों अभी हमने यह तो बात करी निर्वात की। अब हम कहें कि यदि कोई माध्यम आ जाए, हम कहें यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो क्या बात कही? अब की बार वायु नहीं है इन दोनों के बीच में, क्या लगा दिया कोई? हमने कहा माध्यम आ गया। अब यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है, कोई ठोस भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, और उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी ली हमने? एप्सिलॉन। तो अब इस वाले फार्मूले में जब हमने ये फार्मूला बनाया था, इस वाले फार्मूला इसका उपयोग करके ये बनाया था, यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लिख देंगे। तो लिखते हैं, फार्मूला क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ में आ गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
तो ये हमारे पास कह सकते हैं एक और फार्मूला आ गया, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, जिस माध्यम, जो भी माध्यम इन दोनों आवेशों के बीच में स्थित है। लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पर आपको यह फार्मूला नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि होता क्या है कि हम किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को जब ज्ञात करते हैं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक मतलब उसकी कंपैरिजन देखते हैं कि निर्वात के सापेक्ष इसकी विद्युतशीलता कितनी है। तो इसी चीज को अब हम क्या कर रहे हैं, आगे डिटेल में आपको समझा रहे हैं। और मेरी बात में ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैंने एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं देखता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट इसी बात में फंसते हैं कि आखिर एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है, और जो अब हम फार्मूला निकालेंगे वो फार्मूला कैसे आता है। तो इस बात को समझिएगा। अब हम एक और चीज ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक 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 क्या होता है कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो क्या कहा है मैंने कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये परावैद्युतांक की एक डेफिनेशन आ गई। बहुत बार आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न में परावैद्युतांक की डेफिनेशन को पूछ लिया जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है इसे। तो अब परिभाषा क्या कहती है कि बराबर होता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मैक्सिमम जगहों पर आपको, आप देखेंगे इसे के से मिलेगा आपको मैक्सिमम बुक्स में, और कुछ बुक्स में एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम कहें के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बराबर, परिभाषा क्या कहती है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता लिखेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता विद्युतशीलता लिखिए या वैद्युतशीलता चीज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर किसका आ जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन, तो इसे लिख दिया एप्सिलॉन। और निर्वात की विद्युतशीलता अभी हमने बताया क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बराबर इस एप्सिलॉन 0 की के में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, के। ये हमारे पास क्या आ गया, मान। अब हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था, इस फार्मूले को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि यहां एप्सिलॉन की जगह क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब लिखते हैं, अतः तो अब यदि सूत्र लिखें तो क्या आ जाएगा, F इजिकल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और साथ में आ जाएगा ऊपर Q1 Q2
बटे साथ में क्या आ गया आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला आया वो यह निकल के आया, और मुझे लग रहा है यह अब आप बुक्स में देखेंगे तो मैक्सिमम बुक्स में या तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा। ये तब मान्य है यदि केवल दोनों आवेशों के बीच में केवल निर्वात अथवा वायु हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि कोई माध्यम आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां एक बात और, कांस्टेंट के जो हमारा होता है वायु के लिए, वायु का जो परावैद्युतांक होता है यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 के बराबर होता है। ध्यान रखना, वायु के लिए के का मान जो होता है, के का मान कितना होता है 1। इसलिए यदि कहीं पर भी वायु है तो इसी वाले फार्मूले को आप यूज कीजिए, के की जगह 1 लिख देंगे तो अब ये वाला फार्मूला किस रूप में मिल जाएगा आपको, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर, ये जो संकेत हैं ये बहुत अधिक कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए कि इस पोर्शन में यानी कि जो कूलाम का नियम है इसका एक काफी बड़ा हिस्सा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए, वरना हम क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लेना चाहें। कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि आखिर कूलाम के नियम को सदिश रूप में प्रदर्शित करने का कारण क्या है। देखिए पहला तो मूल कारण यह है कि जो फार्मूला है कूलाम का नियम जो बताता है वो बल के बारे में बताता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। अब इसमें लेफ्ट हैंड चीज को देखिए आप, यह क्या है, एक बल है, और यदि बल होगा तो निश्चित रूप से इसकी दिशा भी होगी, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसलिए हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे देखा जाए तो यहां पर जो दिशा है वो इतनी अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि यदि दोनों आवेश, देखिए दिशा कैसे पता चलेगी आपको, इन दोनों आवेशों के कारण दिशा हम कहेंगे निर्धारित होगी। आवेश समान होंगे, यदि आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और आवेश विपरीत हुए तो आकर्षण बल। साथ ही जब हमने कूलाम की डेफिनेशन लिखाई थी, ये जो हमने कूलाम की आपको डेफिनेशन लिखाई है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में यहां एक बात और लिखनी है कि लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। क्या लिख रहे हैं, लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। तो इतनी बात आप यहां पर और जोड़ लेंगे, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को हम जिस रेखा से हमने जोड़ा, लगने वाला बल इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, इसी लाइन पर लगेगा, चाहे वो अंदर की ओर लगे चाहे वो बाहर की ओर लगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम आगे चलें यह सदिश रूप में। तो हमने कहा क्योंकि बल का मान क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए आपको दिशा बतानी पड़ेगी। यद्यपि मैंने कहा यहां दिशा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप लगभग आज से यदि 15 साल पुरानी यदि किताबें देखोगे, खासकर यूपी में कुमार मित्तल काफी फेमस किताब है, यदि आप उसके 2004-2005 का एडिशन देखोगे, वहां कूलाम के नियम के सदिश रूप को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वहां एकदम जितना मैंने अभी तक बताया इतना बता करके
काम पूरा हो गया। लेकिन बाद में यह समझा गया कि इसका सदिश रूप का भी एक इंपॉर्टेंस है, तो काफी बुक्स ने क्या करा, अपने कंटेंट में कूलाम के सदिश रूप को प्रदर्शित किया। एनसीईआरटी में है इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं। तो सदिश रूप क्या है यह समझिए। हमने कहा यह मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति बनाई, आप समझते हैं, जहां पर ये वाली मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ये वाली कितनी है वाई अक्ष है, तो ये बिंदु क्या होगा, ये मूल बिंदु होगा जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हमने दो आवेश रख दिए एक्स वाई में। पहला आवेश मान लेते हैं मैंने यहां पर रख दिया, इस आवेश का मान कितना है Q1, और यहां पर एक दूसरा आवेश रख दिया, इस आवेश का मान कितना है Q2। अब हमने इस O से Q1 को मिलाया, तो जब O से Q1 को इस तरीके से मिलाया तो हमने कहा O से इस बिंदु को मिलाने पर ये जो दूरी आई इसको हम नाम देते हैं स्थिति सदिश। क्लास 11th में आपने डिटेल में चीजें पढ़ी होगी। तो ये स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर सदिश है दूरी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R1 से, यानी कि ये सदिश क्या हो गया R1। ठीक इसी प्रकार से Q2 से यदि O को मैंने मिलाया, इस तरीके से मिला देते हैं, ये मिला दिया, तो ये O से लेकर के Q2 तक की जो दूरी है, जहां Q1 Q2 क्या है, दो आवेश है, तो इनकी जो दूरी है इस दूरी को मैंने कहा क्या है, ये R2 है। ये स्थिति सदिश क्या है, Q2 की जो स्थिति सदिश है वो क्या है R2। स्थिति सदिश शब्द से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। स्थिति सदिश का अर्थ है O से किसी बिंदु को मिलाना और उसकी एक दिशा को भी उससे जोड़ देना। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी यदि 1 मीटर है तो 1 मीटर इधर भी हो सकती है, 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 लेकिन आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बताना कि किस दिशा में है ये 1 मीटर, वही हम क्या कर देते हैं स्थिति सदिश के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परिमाण भी और साथ में दिशा। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा ये दो आवेश रखे Q1 तथा Q2, इसकी O से दूरी है सदिश R1, इसकी यहां से दूरी है सदिश R2। अब हमने कहा कि यदि यह दोनों के दोनों जो हमारे पास आवेश हैं इनके परिमाण अलग अलग हो लेकिन इनकी प्रवृत्ति सेम है, यानी कि दोनों धन आवेश हैं, इसको भी मैंने कहा यह धन आवेश है, इसको भी मैंने कहा यह धन आवेश है, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमने कहा मान लेते हैं मैं इन सदिशों को इस रूप में बना रहा हूं, अब ऐसे करके बना दिया, थोड़ा बड़ा गोला करके बना दिया, और ये इनके क्या हो गए केंद्र हो गए। अब इनके केंद्रों को मिलाई मैंने एक रेखा। अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उससे मैं कह रहा हूं वो दूरी कितनी है, मान लेते हैं वो R है। अब आप कहोगे सर उसको सदिश रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जो R है ये मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का केवल परिमाण है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, या जो दूरी है या सदिश स्थिति सदिश है उसका परिमाण है। क्योंकि सदिश में दो बातें होती है, एक परिमाण और एक दूसरी दिशा। मैं केवल कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का जो स्थिति सदिश है उसका परिमाण कितना है, केवल R है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम कहें कि यह यदि दोनों के दोनों धनावेश हैं तो इस पर Q1 Q2 पर बल लगाएगा। Q1 क्या करेगा, Q2 पर बल लगाएगा, किस दिशा में, इधर की ओर धक्का मारेगा, प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, वो भी बल प्रतिकर्षण होगा, किस दिशा में, नीचे की दिशा में। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, Q1 पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, देखिए इस ही रेखा के अनुदिश है, ये बात ध्यान रखना, इसी रेखा की लाइन में है, कहीं इस दिशा में या इस दिशा में नहीं लगेगा बल, ये ध्यान रखना। तो लगने वाले बल का क्या मान है। अब नामकरण के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। आपको केवल पता होना चाहिए कि ये एक बल है, किसके द्वारा किस पर लग रहा है। नामकरण चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम क्योंकि एनसीईआरटी को ले रहे हैं तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ये Q1 पर बल लग रहा है तो लिखेंगे F, किस पर बल लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा इस पर बल लग रहा है, 2। तो Q2 आवेश ने Q1 आवेश को इधर की ओर धक्का मारा या धक्के मारने के लिए बल लगाया। अब ठीक इसी प्रकार से Q2 पर भी Q1 क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा एक दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं। तो हमने कहा ये Q2 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये वाली होगी, ये बल की दिशा होगी।
अब लगने वाले बल को कैसे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे यहां पर करा था, यहां पर Q1 पर बल लगा था तो 1 वाले को पहले लिख लिया, किसके द्वारा लगाएगा, 2 के द्वारा लगाया तो 2 को बाद में लिख लिया। तो हम यहां पर लिख लेंगे F, और साथ में क्या लिख लेंगे, दूसरे पर बल लग रहा है तो 2, किसके द्वारा लग रहा है, पहले के द्वारा, तो F12। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, कोई परेशानी नहीं है इस चीज में। तो लगने वाले बल के मान हमको पता चल गए। अब हम कहें कि हमें इस F12 तथा F21 के मान निकालने हैं। तो मान निकालते हैं, सीधे कूलाम के नियम यूज करते हैं। तो सबसे पहले F12 का मान कितना होगा, F12 बराबर 1/4 पाई, और मान लेते हैं इनके बीच में क्या है, निर्वात है, या क्या हम कह सकते हैं या वायु है। तो उसके लिए परावैद्युतांक विद्युतशीलता हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। चलिए F12 बराबर पहले आवेश का मान Q1, दूसरे आवेश का मान Q2, बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमारी है R। तो यहां पर मैंने ले लिया R। अब यदि F12, क्योंकि ये बल है तो इसके सदिश मान होगा, इसके सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, पीछे की ओर एक सदिश, हम कह सकते हैं इकाई सदिश को इंट्रोड्यूस करेंगे, इकाई सदिश डालेंगे। इकाई सदिश का अर्थ होता है एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण हमेशा एक होता है, वह केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब समझिए, मुझे F12 को समझना है। तो F12 की दिशा क्या है, इधर की ओर। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो F12 की डायरेक्शन होगी, जो ये 1 से लेकर 2 लिखा है, आपको यहां पर भी जो सदिश यूज करेंगे, स्थिति हम कह सकते हैं एकांक सदिश, उसको हम ऐसे यूज करेंगे R12 और इसके ऊपर लगा देंगे कैप। अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है यदि आपने क्लास 11th में सदिश चैप्टर ढंग से नहीं समझा। आपको पता होना चाहिए, यदि मैं कोई एक सदिश लिखूं, यहां पर R12 ही लिख लेता हूं, यह सदिश ऐसे लिखूं, तो इसका अर्थ है इस सदिश के अंदर दो चीजें हैं। एक तो इस सदिश का परिमाण, जिसे मैं R12 को मॉडुलस के अंदर लिख लेता हूं, यह इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है, और इसके साथ में दिशा, और इसकी दिशा को लिखते हैं R12 ही लिखना है, लेकिन अब दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो यदि क्लास 11th में यह चीज आपने पढ़ी होगी तो आपको यहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। यह कैप बताती है कि दिशा क्या है, किसकी दिशा, ये F12 की। यदि F12 को क्योंकि सदिश रूप में लिखना है तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक सदिश लगा दिया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनसीईआरटी ने इस बात को फॉलो किया है कि F के नीचे यदि 1 से लेकर 2 है तो यहां पर भी R 1 से लेकर 2 आएगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि यह बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसा ही होना चाहिए। आपको केवल दिशा पता होनी चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बल है वो 2 वाले Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ लग रहा है, ऐसे में लग रहा है ना। तो अब आप चाहे तो बल को 2-1 लिखिए, चाहे इसको 1-2 लिखिए, 2-1 लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पहला बल आपको यह पता चल गया। दूसरे बल इसको समझिए, यह वाला हमारा क्या आएगा। अब यदि R12 को मैं आपको प्रदर्शित करूं तो देखिए क्या प्रदर्शित करूंगा, ये हमारे पास ये जो दिशा आएगी, यह दिशा होगी R12। सदिश R12 की दिशा इधर से होगी, Q2 से Q1 की तरफ होगी, R12 की डायरेक्शन, क्योंकि जिस दिशा में F12 है उसी दिशा में आप R12 लेंगे, पहली बात। अब दूसरा फोर्स निकालें F21 को, तो लिखते हैं F21, इसको भी सदिश रूप में लिखते हैं। वैल्यूज तो यही आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेशों के मान भी ये आएंगे Q1 Q2 बटे नीचे की ओर क्या आ जाएगा, देखिए यहां R12 है तो यहां पर भी लिख लेंगे R12, और सॉरी यहां पर क्या आना चाहिए था, स्क्वायर आना चाहिए था, तो इसलिए इसमें मॉडुलस लगा करके मैं स्क्वायर लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं मॉडुलस, क्योंकि मुझे इस सदिश का R12 का केवल परिमाण लेना है, परिमाण लेना है, दिशा नहीं लेनी, दिशा तो यहां पर प्रदर्शित हो रही है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें समझिए, यदि यहां F21 है तो यहां पर भी आपको लिखना है R21 है तो यहां पर लिख लिए 21, इसका मॉडुलस निकालिए, केवल परिमाण,
उसका वर्ग कर दीजिए और इसकी दिशा को लिख लेंगे R21, ऊपर लग गई कैप, ये आ गई। तो अब इसकी दिशा क्या, R21 कौन सी दिशा है, R21 दिशा है, R21 कौन सी दिशा है, देखिए 21 वाली डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, बल्कि दिशा ये है, यानी कि R की दिशा को हम ऐसे में लेंगे, इस दिशा में लेंगे, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, R21, इस दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये सदिश R21 ये। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब प्यारे बच्चों, ये हमने इसका सदिश निरूपण किया है। अब बहुत सारी बुक्स में आपको फार्मूला इस तरीके से ना दिख करके नीचे की ओर आप देखेंगे तो क्यूब मिलेगा, यहां पर, यहां R12 का क्यूब और ऊपर सदिश R12 आएगा। तो वो कैसे आता है इस बात को समझा रहा हूं आपको। देखिए, इसी फार्मूले को यदि मैं लिखूं तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस सदिश R12 का मान इस वाले फार्मूले से निकालना है। तो यहां से निकालूं तो देखिए क्या होगा, R12 कैप, ये कैप था, इधर तो सदिश था हमारे पास, सदिश R12 इस रूप में था, ये जो मॉडुलस है यानी कि परिमाण है सदिश R12 का, वो इसके नीचे चले जाएगा, ये इसके नीचे आ गया R12, ये ऐसे। अब यदि इस वाले फार्मूले में, पहले फार्मूले में सदिश, ये जो हमारे पास हम कह सकते हैं एकांक सदिश है जो केवल दिशा बताता है, इसका मान यहां से मैं ये रख दूं तो क्या होगा, नीचे वाला पद तो वैसे ही सदिश R12 का स्क्वायर था और ये सदिश R12 है, इसकी इसमें गुणा होगी तो R12 की घात 3 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, हम लिखेंगे F बराबर, ये 12 है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो आ गया Q1 Q2, तो हमने कहा आ गया। अब R12 इसकी जगह क्या लिखना है, R12 सदिश, R12 यहां पे सदिश का निशान, और नीचे मॉडुलस R12 पहले से था इसका स्क्वायर, और 1 की ओर गुणा होगी तो नीचे आ जाएगा R12 का क्यूब। आप देखेंगे बहुत सी बुक्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे क्यों है, आपको हर चीज का पता होना चाहिए, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं करोगे, कहीं मात नहीं खाओगे आप। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं इस वाले का बनाऊं, यदि मैं इस वाले का बनाऊं, इसका फार्मूला बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इसका फार्मूला बनाने के लिए बिल्कुल ऐसी F चलिए ऐसे लिख लेते हैं, F21 बराबर किसके हो जाएगा, F21 आगे का तो यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये है Q1 Q2 और नीचे क्या है R21 है, तो नीचे की ओर लिख लेंगे R21 का क्यूब, जैसे ऊपर आया है, जैसे मैंने यहां पर परिभाषित किया वैसे ही आप चाहें तो R21 को भी इसके कैप को ऐसे लिख सकते हो, सदिश R21 बटे मॉडुलस R21, ऐसे लिख सकते हो। ये मान यहां पर रखा और साथ में यहां पर लिख लेंगे R21 सदिश। तो इन्हीं फार्मूलों को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप सदिश के नियम अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं क्योंकि R12 कैप या सदिश लिख लेते हैं इसको, क्योंकि कैप केवल दिशा बताती है, तो मैंने 21, तो हमने कहा सदिश R12 बराबर होता है माइनस R21 के, क्योंकि इन सदिशों में आप देखिए ये एक क्या है, R12 इस वाली डायरेक्शन में है, ये वाला जो हमने बनाया है, और ये R21 ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो हमने यहां पर बनाया है। इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो यदि विपरीत हैं तो इनके निशान क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, माइनस में आएंगे। ये दोनों चीजें यदि किसी भी एक फार्मूले में रख दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि F12 बराबर होगा माइनस F21 के, और यहां से हमारे पास न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वह भी सिद्ध होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि Q1 आवेश को Q2 आवेश जितना इधर की ओर धक्का मारेगा, जितने परिमाण से, जितने बल से धक्का मारेगा, ये Q1 आवेश भी Q2 को उतने ही बल से इधर की ओर फेंकेगा।
बलों के परिमाण आपस में बराबर होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन बलों की केवल दिशाएं अलग अलग। इसका अर्थ है मैं यहां पर एक बात और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ F12 बराबर होगा मॉडुलस ऑफ F21 बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा R²। यानी कि इन दोनों बलों के परिमाण आपस में बराबर हैं और वो परिमाण 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम सदिशों को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या कहीं पर कोई डाउट है? प्यारे बच्चों, जब कोई डिफिकल्ट चीज आती है तो मैक्सिमम बार हम देखते हैं कुछ बच्चे तो स्किप कर जाते हैं। छोड़ना नहीं है बच्चों, अगर आपके अंदर इच्छा है फिजिक्स सीखने की तो केवल सरल चीजों को सीखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप थोड़ी सी जो चीजें आपको कठिन लगती है, जब तक आप उनको फेस करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप उनके प्रति अपना बिल्कुल रुझान पैदा नहीं करेंगे। और सबसे आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मैं यहां कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की और एक एक पॉइंट आपको बताने की। तो आपको कठिन चीजों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, जान लगानी चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में आपके 90+ मार्क्स आएंगे। और अगर आप ऐसे बिल्कुल भागना शुरू करेंगे तो परिणाम आपके सामने ही रहेगा। तो यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, तब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। क्या कह रहे हैं तेग बहादुर, क्या आवेश की कोई निहित दिया होता है? प्रश्न समझ में नहीं आया। के माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। हाँ देखो, एक लड़की ने कहा है कि ये जो के है ये माध्यम की विद्युतशीलता है कि निर्वात की विद्युतशीलता है। तो आपको बताऊं, ये पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया था के जो वो है वो परावैद्युतांक है। विद्युतशीलता को तो हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से माध्यम की और एप्सिलॉन नॉट से हम किसकी, निर्वात की। और के क्या है, परावैद्युतांक है, जो कि वायु के लिए के की वैल्यू परावैद्युतांक 1 के बराबर है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी, या हो सकता है वो यही बात लिखना चाह रही है। सब कुछ क्लियर है? निश्चित दिशा होती है। अच्छा तेग बहादुर, अब बात मुझे समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तेग बहादुर कहना चाह रहे हैं क्या आवेश की कोई निश्चित दिशा होती है? नहीं बच्चों, आवेश हमने आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आवेश एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं। पर आवेश पर जब दूसरा आवेश बल लगाएगा तो वह आवेश किस दिशा में जाएगा, वह जो दिशा है वही सदिश है। इस आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 बल लगा रहा है, तो अब बल लगाने के कारण ये किस दिशा में चलेगा, बल का प्रभाव क्या होगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, वह बल की दिशा है। हाँ, अब मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर विमा बताइए। प्यारे बच्चों, विमा क्लास 11th में आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं विमा को। आप किस चीज की विमा निकालना चाह रहे हैं? मान लो सपोज आप एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना चाह रहे हैं ना, यही तो चाह रहे होंगे, केवल यही तो एक डिफिकल्टी है। तो इसके लिए मैं यहीं पर आपको विमा निकाल के दिखा देता हूं। देखिए कूलम की कल मैंने आपको परिभाषा बताई थी। कूलम की जब परिभाषा बताई थी तो हमने बताई थी कि किसी परिच्छेद से या फिर किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो हम कहते हैं बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। तो वहां से मैंने बताया था 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकंड के बराबर होता है, यानी कि इसको AS लिख सकते हैं विमा के रूप में। अब देखिए यहां पर कूलम स्क्वायर है तो इसके लिए लिख लेंगे A का स्क्वायर और S का स्क्वायर। विमा बनानी है तो T लिखेंगे, A का स्क्वायर T का स्क्वायर बटे N क्या है, N क्या है, बल। और बल की विमा क्या होती है, MLT-2। क्या है M यानी कि मीटर, मीटर क्या है लंबाई, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया L स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ जाएगी विमा, इसको आगे सॉल्व करें तो M ऊपर चले गया तो क्या आ गया M-1, L ये भी है और L ये भी है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, 3 हो गई, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी -3। अब बच गया T
टी की घात -2 है और ऊपर कितनी है 2, तो 2 और 2 कितनी होगी 4, तो टी की घात कितनी होगी 4, किसमें प्लस में, ध्यान रखेगा। और ऊपर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन की जो विमा होगी एप्सिलॉन नॉट की वो इसके बराबर होगी। ऐसे आप विमाओं को कैलकुलेट कर सकते हैं।